हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंडोशियम या पुंकेसर की संरचना बताई जाएगी। इसके पहले जो वीडियो मैंने दिया था उसमें आपको पुष्प की संरचना तथा पुष्प के नर तथा मादा जननांगों के बारे में मैंने बताया था कि पुष्प में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कौन कौन से होते हैं। उसमें आप जानते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है या नर जननांग होता है पुष्प का, वह होता है एंड्रोशियम या पुंकेसर। पुंकेसर या एंड्रोशियम पुष्प का नर भाग है जो नर युग्मकों का निर्माण करता है। यहाँ हम आपको इस बात की चर्चा करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एंडोशियम मतलब एंडोशियम किस प्रकार के होते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और फिर वो किस चीज़ का निर्माण करते हैं और उसकी उपयोगिता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमेट्स या नर युग्मकों का होना जरूरी है, फीमेल गैमेट्स का होना जरूरी है। पुष्प के नर भाग अथवा जिसको पुंकेसर कहते हो, उस पुंकेसर में नर युग्मक का निर्माण होता है। पौधों की भिन्न भिन्न प्रजातियों में, पौधों के भिन्न भिन्न उपजातियों में, भिन्न भिन्न तरह के फूलों में भिन्न भिन्न तरह के पुंकेसर पाए जाते हैं। इनकी संख्या भी भिन्न प्रकार के पौधों में भिन्न भिन्न तरह की हो सकती है। जैसे आप पढ़ते हैं गुड़हल के पुष्प में, गुड़हल के पुष्प में पुंकेसरों की संख्या इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। सरसों के पुष्प में पुंकेसरों की संख्या 6 होती है। ऐसे ही विभिन्न प्रजाति के पौधों जितने भी फूल होते हैं, इन सभी में पुंकेसर की संख्या अलग अलग होती है और इनके लगने के चक्र भी अलग अलग होते हैं। जैसे किसी पौधे का जो फूल होता है उस पे पुंकेसर एक ही चक्र में लगा होता है, तो उसको हम एक संघी पुंकेसर कह सकते हैं। कुछ पौधों में पुंकेसर 2 चक्रों में लगे होते हैं, उनको हम द्विसंघी पुंकेसर कह सकते हैं। द्विसंघी पुंकेसर का एक उदाहरण बच्चे मैं आपको बताता हूँ, मटर का पुष्प। मटर के पुष्प में पुंकेसर की संख्या 10 होती है, जिसमें 9 पुंकेसर एक चक्र में होते हैं और एक पुंकेसर अलग होता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि पुंकेसर की संख्या अलग अलग जातियों में अलग अलग तरह से हो सकती है, उनकी संख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, उनके लगने का क्रम अलग अलग हो सकता है। तो इस आधार पर इनकी अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग चक्र हो सकते हैं। लेकिन एक जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है पुंकेसर का, वो आपके सामने स्क्रीन पर मैंने लगाया है। एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है? एक पुंकेसर में एक फिलामेंट होता है, पतला सा एक तंतु होता है। उस तंतु के ऊपर एक कैप्सूल जैसी संरचना आपको देखने को मिलती होगी। कैप्सूल जैसी संरचना जिसके अंदर परागकणों का निर्माण होता है, जिसको नर युग्मक कहते हैं। इस कैप्सूल जैसी संरचना को हम एंथर अथवा परागकोश कहते हैं। अर्थात पुंकेसर के मुख्य रूप से ये 2 भाग हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर या परागकोश जिसमें नर युग्मक परागकण का निर्माण होता है, और फिलामेंट मतलब तंतु जिसके सहारे एंथर उस पर लगा होता है। और फिलामेंट और एंथर के बीच में एक और संरचना होती है जिसको कनेक्टिव या संयोजी कहते हैं, जिसकी सहायता से पुंकेसर लगे होते हैं, परागकोश लगे होते हैं। अब परागकोश या एंथर कैसे हो सकते हैं, तो आपके सामने स्क्रीन पर कट करके दिखाया गया है कि एक्चुअली पुंकेसर द्विपालित हो सकता है। पुंकेसर का जो परागकोश होता है द्विपालित होता है, जो 2-2 कोष्ठकों में बटा होता है।
जब हम इसका सेक्शन काटते हैं तो इसमें 4 कोष्ठक दिखाई देते हैं और प्रत्येक कोष्ठकों के बीच में एक शिवेन होता है जहाँ से फटने के बाद पुंकेसर बाहर निकलता है। इसकी संरचना को और स्पष्ट देखने के लिए आपके सामने हम एक कोष्ठक की संरचना को स्क्रीन पर प्रस्तुत किया है। जब हम पुंकेसर को टीएस सेक्शन, पुंकेसर के पराग कोष का टीएस सेक्शन काटते हैं, अनुप्रस्थ काटते हैं और अनुप्रस्थ काट करके उसके अंदर की सेल्स, उसकी हिस्टोलॉजी का अध्ययन करते हैं, उसके ऊतकों का अध्ययन करते हैं, तो सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा की लेयर होती है। उसके नीचे इंडोडर्मिस या मध्यस्तर होता है। मध्यस्तर के थोड़ा सा और नीचे एक मिडिल लेयर होती है और मिडिल लेयर के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्तर पाया जाता है जिसको टेप्टम कहते हैं। टेप्टम बच्चे ऐसी सेल्स होती हैं जो हमारे जो स्पोर बनते हैं, माइक्रो स्पोर बनते हैं अथवा सूक्ष्म बीजाणु जो बनते हैं, जिसको हम परागकण कह सकते हैं, उनको पोषण देने का काम करते हैं। पराग कोष के अंदर मिडिल लेयर के ठीक नीचे जो सेल्स पाई जाती हैं उनको टेप्टम कहते हैं और यह टेप्टम के अंदर बीजाणुजन कोशिकाएं पाई जाती हैं, माइक्रोस्पोरोजेंसिस सेल पाई जाती हैं, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि सूक्ष्म बीजाणुजन कोशिकाएं पाई जाती हैं। सूक्ष्म बीजाणुजन कोशिकाएं, सूक्ष्म बीजाणुजन कोशिकाओं को आप लिख सकते हो माइक्रोस्पोरोजेंसिस सेल। शुक्र या माइक्रोस्पोर या सूक्ष्म बीजाणु जिसको कह सकते हो, तो सूक्ष्म बीजाणु या माइक्रोस्पोर जो बनते हैं वह माइक्रोस्पोर बनते हैं सूक्ष्म बीजाणुजन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से। तो ये जो सूक्ष्म बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं वो टेप्टम के अंदर होती हैं, टेप्टम लेयर के अंदर, और टेप्टम का जो स्तर होता है इन सूक्ष्म बीजाणुओं को जब ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के माध्यम से जब ये बन जाते हैं तो इनको न्यूट्रिशन देने का काम, पोषण देने का काम टेप्टम करता है। इस तरह से एक जो पराग कोष होता है उस पराग कोष में इस तरह के 4 जगह स्तर होते हैं, अर्थात 4 कोष्ठक होते हैं। प्रत्येक कोष्ठक में इस तरह की सेल्स पाई जाती हैं जिसमें जब पौधे का पुंकेसर मैच्योर हो जाता है तो उसकी जो शुक्रजन कोशिकाएं, या यूँ कह सकते हो कि सूक्ष्म बीजाणुजन कोशिकाएं जो होती हैं उनमें मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन होता है और उस विभाजन के माध्यम से अगुणित परागकणों का निर्माण होता है जिसको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं या सूक्ष्म बीजाणु कहते हैं, और इस घटना को ही हम सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। किसी भी पराग कोष की कोशिका के अंदर, किसी भी पराग कोष के सूक्ष्म बीजाणुजन कोशिकाओं के अंदर पराग कणों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ही हम सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया कहाँ होती है, तो आप कह सकते हैं कि किसी पुष्प के पुंकेसर में उपस्थित पराग कोष के अंदर जो सूक्ष्म बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन क्रिया के माध्यम से पराग कणों का निर्माण होता है। बच्चे इसके बाद इसको थोड़ा सा और डिटेल आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ आप देख सकते हो ये एक सेक्शन काट करके आपको दिखाया गया है पराग कोष का, जिसमें 1 2 3 4 ये 4 कोष्ठक के रूप में
परागकोश बटा हुआ है, जिसके अंदर उपस्थित ये सूक्ष्म दाने जो दिखाई दे रहे हैं, इन सूक्ष्म दानों को हम परागकण अथवा सूक्ष्म बीजाणु कह सकते हैं। आप एक फिगर के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं, एक आरेखीय निरूपण आपको दिखाया गया है। इसमें टेपिटम का एक घेरा है और इस टेपिटम के घेरा के अंदर स्पोरोजेंसिस टिश्यू दिखाए गए हैं। स्पोरोजेंसिस टिश्यू या माइक्रो स्पोरोजेंसिस सेल्स या सूक्ष्म बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं, जो बाय द प्रोसेस ऑफ मियासिस क्रिया के माध्यम से परागकणों का निर्माण करती हैं, सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। ये सूक्ष्म बीजाणु हैं क्या? तो इसको कह सकते हैं कि पुष्प के ये नर युग्मकोद्भिद हैं। और उसके बाद पुनः हम देख सकते हैं, जो परागकण बनता है, तो परागकण का निर्माण कहाँ होता है? परागकण का निर्माण होता है परागकोश के अंदर उपस्थित सूक्ष्म बीजाणुजन कोशिकाओं के माध्यम से। और जब ये परागकण बनते हैं तो परागकणों की संरचनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि परागकण में दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं बच्चे। एक को जर्मिनेटिव न्यूक्लियस कहते हैं और एक को वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। परागकण नर युग्मक है और पुष्पी पौधों में ये नर युग्मक के रूप में काम करता है। पुंकेसर में उपस्थित परागकोश के अंदर इसका निर्माण होता है और इसमें सबसे बाहर की तरफ दो लेयर होते हैं। आउटर लेयर को हम बाह्य त्वचा अथवा एक्जाइन कहते हैं। बाह्य त्वचा या एक्जाइन कहते हैं। यह एक्जाइन अत्यधिक हार्ड लेयर होती है और ऐसी लेयर होती है जिस पर किसी अम्ल अथवा क्षार का प्रभाव कम पड़ता है। किसी अम्ल अथवा क्षार का प्रभाव जब कम पड़ेगा, अर्थात इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब परागकणों के ऊपर जब किसी अम्ल या क्षार को डालते हैं तो इस पर उपस्थित जो ये गाढ़े ग्रीन लेयर से जो अस्तर बनाए गए हैं कांटे की तरह से, इसी को हम एक्जाइन कहते हैं। यह एक्जाइन की जो परत होती है, ये परत जो है स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ की बनी होती है और जिसके कारण ये एसिड और बेस का इस पर प्रभाव नहीं होता। स्पोरोपोलेनिन एक पदार्थ है जिससे बना हुआ ये एक्जाइन होता है और यह एक कड़े आवरण के रूप में होता है जो परागकण को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बीच बीच में बच्चे जगह जगह पर छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको जर्म पोर कहते हैं। ये जर्म पोर है। इस जर्म पोर के माध्यम से ही परागकण अंकुरित होकर के पराग नलिका का निर्माण करता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो परागकण है, पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन का सबसे आउटर लेयर जो होता है उसको हम एक्जाइन कहते हैं, जो स्पोरोपोलेनिन नामक सब्सटेंस का बना होता है जिस पर अम्ल क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता। इसी में जगह जगह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसको जर्म पोर कहते हैं। और ठीक उसके नीचे एक दूसरी लेयर होती है जो बहुत ही सॉफ्ट होती है और वो सेलुलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई जो मिडिल लेयर है, ये जो मिडिल लेयर है सबसे नीचे की तरफ, ये जो मिडिल लेयर है इसको हम इंटाइन कहते हैं। इंटाइन मतलब अंतस्त्वचा या अधस्त्वचा। तो यह जो लेयर होती है, आवरण होता है, ये कोमल होता है। सेलुलोज अथवा सेलुलोज और पैक्टिन के मिश्रण से ये बना होता है। और जब परागकण अंकुरित होता है तो जर्म पोर के माध्यम से जो इंटाइन है वही उसके रास्ते से बाहर निकल करके पराग नली के रूप में बढ़ता है। इसके बाद परागकण में दो तरह के केंद्रक आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जनरेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव न्यूक्लियस।
इन दोनों के अपने अलग अलग काम हैं। परागकण का शेष प्रचुरोद्भवन या शेष विकास, जब परागकण किसी स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पड़ता है तो उस समय इस परागकण के अंदर तमाम तरह के परिवर्तन होते हैं, जिसमें इस परिवर्तन को हम आपको इस पराग नलिका के माध्यम से समझा सकते हैं कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर एक परागकण की संरचना लगी हुई है। परागकण की संरचना के बाद दूसरा सी नंबर का जो स्ट्रक्चर है उसमें पराग नलिका बना हुआ शो किया गया है, और तीसरे में आपको ये दिखाया गया है कि एक जो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस होता है उससे कितने स्पर्म न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, एक्जाइन लेयर जो होती है, एक्जाइन के बाद जो इंटाइन लेयर होती है, इंटाइन लेयर के अंदर का जो पदार्थ होता है, जो प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, उसमें दो तरह के न्यूक्लियस हैं, जर्मिनेटिव न्यूक्लियस और एक होती वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस होता है, जैसे ही पॉलन ट्यूब बननी शुरू होती है पराग नलिका बन जाती है। पराग नलिका को आप देख सकते हो यहाँ से, ये पराग नलिका इसको कहते हैं। और पराग नलिका निकलती कहाँ से है, तो ये जर्म पोर इसको कहते हैं। इस जर्म पोर के फटने से यहीं से पराग नलिका बन जाती है। जैसे ही पराग नलिका बनती है, पराग नलिका के अंदर जो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस होता है, वह जर्मिनेटिव न्यूक्लियस दो शुक्राणु केंद्रकों में बंट जाता है, जिन्हें हम नर युग्मक कह सकते हैं, अथवा दो नर युग्मक कह सकते हैं, अथवा शुक्राणु केंद्रक कह सकते हैं, या स्पर्म न्यूक्लियस कह सकते हैं। दो स्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण किससे होता है बच्चे, तो आप कहेंगे कि स्पर्म न्यूक्लियस या शुक्राणु केंद्रकों का निर्माण जो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस होती है उससे होता है, तथा जो ट्यूब न्यूक्लियस है या पराग नलिका केंद्रक है उसका निर्माण वेजिटेटिव न्यूक्लियस से होता है। और ये पराग नली स्त्री केसर के वर्तिकाग्र के अंदर से होते हुए, वर्तिका से होते हुए और बीजांड द्वार तक पहुँचती है। तो ये अब तक की जो प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि जो पौधा है जिसको पुष्पी पादप कहते हैं, आप फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, जिसमें फूल लगते हैं, ऐसे पौधों में कायिक जनन तो हो ही सकता है, लेकिन कायिक जनन के अलावा जो सबसे प्रॉपर जो रिप्रोडक्शन का सिस्टम है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो किस प्रकार से होता है, उसके लिए प्रथम चरण में मैंने आपको बताया कि पुष्प की संरचना, पुष्प में मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं। मेल ऑर्गन्स को पुंकेसर कहते हैं, और ये पुंकेसर की संरचना और पुंकेसर में उपस्थित जो परागकोश है, उस परागकोश के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं और उन भागों में क्या काम होते हैं, और उन्हीं भागों के अंदर उपस्थित जो सूक्ष्म बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं, उन सूक्ष्म बीजाणुजन कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन क्रिया के माध्यम से किस तरह से परागकण का निर्माण होता है। और ये परागकण पॉलन ग्रेन, या इसको आप कह सकते हो सूक्ष्म बीजाणु, यह पुष्प का नर युग्मक है जो अंड कोशिका के साथ मिलकर के जाइगोट का निर्माण करता है। तो ये था परागकणों के निर्माण तक की प्रक्रिया, पुंकेसर की संरचना से लेकर के परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया, और परागकणों के अंकुरण के फलस्वरूप जो बना हुआ पॉलन ट्यूब्स होता है उसमें कितने मेल गैमिट्स पाए जाते हैं। तो आपने बताया कि दो शुक्राणु केंद्रक पाए जाते हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस पाया जाता है। यहाँ तक की बातों को इस वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश किया। इसके बाद का वीडियो आपको फिर आगे जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। थैंक्स।